नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजय पब्लिकेशन और शिव कंप्यूटर चैनल पे। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं एमएस एक्सेल के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक इन एक्सेल? Ctrl+N नई वर्कबुक बनाने के लिए, Ctrl+O पहले से सेव की वर्कबुक को ओपन करने के लिए, Ctrl+S वर्कबुक को सेव करने के लिए, Ctrl+P वर्कबुक का प्रिंट आउट लेने के लिए। एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+N। चलिए हम यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करें। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करें, रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे EXEL और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एक्सेल की स्क्रीन है। अगर हम फाइल टैब में जाएं और न्यू पर क्लिक करके और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक चुनेंगे तो भी वर्कबुक जाएगी, लेकिन इतना लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा कीबोर्ड पकड़ो और Ctrl+N दबाओ। जब भी आपको नई वर्कबुक बनानी हो तो Ctrl+N का प्रयोग करें। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? What does the count function do in Excel? सभी संख्याओं को जोड़ता है, संख्यात्मक मान वाले कक्षों की गिनती करता है, संख्याओं का औसत निकालता है, संख्याओं का गुणा करता है। एक्सेल में काउंट फंक्शन के द्वारा संख्यात्मक मान वाले कक्षों की गिनती कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक मान वाले कक्षों की गिनती करता है। तो चलिए हम काउंट फंक्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें ए कॉलम में एम्प्लॉयर की आईडी है, बी कॉलम में सैलरी है, सी कॉलम में डिपार्टमेंट है और डी कॉलम में हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको डी कॉलम में टाइप करना है और जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगी। काउंट फंक्शन इक्वल काउंट B2:B6 ये सिर्फ संख्या वाली वैल्यू गिनता है। अगर सेल में नंबर है तो उसे काउंट करेगा, लेकिन टेक्स्ट या सेल खाली है तो उसे इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंटा इक्वल काउंटा B2:B6 ये खाली स्पेस को छोड़कर बाकी सबकी गिनती करता है, चाहे सेल में नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, सबको काउंट करेगा। काउंट इफ ये गिनता है कि B2 से लेके B6 तक कितनी ऐसे सेल हैं जिनकी वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, तो ये शर्त लगा के गिनती करता है। काउंट इफ S यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एक से ज्यादा शर्तों के साथ काउंटिंग करता है। तो C कॉलम में जहाँ IT लिखा हुआ है और साथ में B कॉलम में वैल्यू 25,000 से ज्यादा है, सिर्फ वही रिजल्ट काउंट करेगा, बाकी को ये इग्नोर कर देगा। यानी ये डबल फिल्टर लगाकर उसकी काउंटिंग करता है। अब समझ में आ गया होगा आपको काउंट के बारे में। काउंट फंक्शन सिर्फ संख्या वाली वैल्यू की काउंटिंग करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है? हाउ डू यू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यू टैब में फ्रीज पेन्स का प्रयोग करके हम एक्सेल में फ्रीज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े डाटा की एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हम जैसे नीचे या दाएं स्क्रॉल करते हैं तो हेडिंग और एम्प्लॉयर आईडी या नाम गायब हो जाते हैं। इस स्थिति में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक्सेल में एक शानदार फीचर होता है फ्रीज पेन। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। हम चाहते हैं इसकी टॉप रो यानी हेडिंग यहीं पे फ्रीज रहे और बाकी नीचे का डाटा स्क्रॉल होता रहे। इसके लिए रिबन में यू टैब में जाएं, फ्रीज पेन पे क्लिक करें, यहाँ से फ्रीज टॉप रो चुनें। अब पहली रो यानी हेडिंग ऊपर से स्क्रॉल नहीं होगी और बाकी जो नीचे का डाटा है वो नीचे स्क्रॉल होता रहेगा। हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम यहीं फ्रीज हो और बाकी डाटा आगे चलता रहे। ऊपर रिबन में यू टैब पे क्लिक करें, फ्रीज पेन में फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करें। अब आप देख पाएंगे कि दाएं स्क्रॉल करने पर सबसे पहले वाला कॉलम यानी एम्प्लॉयर आईडी यहीं रहेगी, बाकी डाटा दाएं भाग में स्क्रॉल होता रहेगा। आप चाहते हो कि मैं C5 से डाटा को फ्रीज करूं, आप अपनी मर्जी से लॉक करना चाहते हो, ऊपर रिबन में यू टैब पे क्लिक करें, फ्रीज पेन पे क्लिक करें और फ्रीज पेन को चुनें। अब C5 के ऊपर की सभी रो और बाएं के सभी कॉलम फ्रीज हो जाएंगे, यानी अपनी मर्जी से डाटा लॉक हो जाएगा। अब आप नीचे और दाएं अगर स्क्रॉल करते हो तो आपकी हेडिंग और फर्स्ट कॉलम वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। हमने इसमें समझा टॉप रो हेडिंग को फ्रीज करना, फर्स्ट कॉलम पहला कॉलम फ्रीज हो जाता है। कस्टम फ्रीज अपनी मर्जी से आप कहीं पे भी लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है? विच चार्ट टाइप इज द बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम? पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट। लाइन चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कॉलम ए में चार्ट का टाइप, कॉलम बी में चार्ट का यूज दिया हुआ है। कॉलम चार्ट वर्टिकल कॉलम से तुलना दिखाने के लिए, लाइन चार्ट समय के साथ बदलाव यानी ट्रेंड दिखाने के लिए, पाई चार्ट का प्रयोग परसेंटेज या शेयरिंग हिस्सा दिखाने के
लिए किया जाता है। ये 100% की वैल्यू दिखा। बार चार्ट का उपयोग हॉरिजॉन्टल बार्स में तुलना दिखाने के लिए किया जाता है। एरिया चार्ट का प्रयोग ट्रेंड्स प्लस वैल्यूज का भरा हुआ एरिया दिखाने के लिए किया जाता है। टेक्सचर चार्ट का प्रयोग दो वैल्यू के बीच रिलेशनशिप दिखाने के लिए किया जाता है। मैप चार्ट का उपयोग ज्योग्राफिकल डाटा दिखाने के लिए किया जाता है। स्टॉक चार्ट का प्रयोग शेयरिंग मार्केट या प्राइस डाटा दिखाने के लिए किया जाता है। इस तरह से अलग अलग चार्ट का प्रयोग अलग अलग डाटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग होता है? विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन एक्सेल 2019? ऑप्शन ए इक्वल साइन, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी @ ऑप्शन डी हैच। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन से उसको स्टार्ट करना होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो एक्सेल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए हैच, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी ग्रेटर देन, ऑप्शन डी एंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैच। यहाँ दिखाई दे रहा है डी कॉलम के अंदर नंबरिंग टाइप की हुई है, तो जैसे ही डी कॉलम की विड्थ को हम कम करते हैं, जो भी अपना डाटा है वो हैच में दिखाई देता है, और जैसे ही डी कॉलम की विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, कंप्लीट डाटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और 2003 की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट आर द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 एंड 2003? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है XLSX और 2003 की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है XLS। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। सेल A1 की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो ओवर आना चाहिए, अगर 100 से कम है तो अंडर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या देखते हैं? A1 और 100 को जोड़ता है, यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर आना चाहिए, अन्यथा अंडर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित फॉर्मूले से कौन सा आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसको सेल में टाइप करते ही आज की डेट आ जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इक्वल टुडे कोष्टक स्टार्ट और बंद। चलिए समझते हैं टुडे फंक्शन के बारे में। किसी भी सेल के अंदर हम टुडे फंक्शन को टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो करंट डेट यानी आज की डेट आ जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है? औसत निकालता है, जोड़ता है, सबसे बड़ा मान ढूंढता है, गिनती करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सम फंक्शन के द्वारा हम सेल के डाटा को जोड़ सकते हैं। चलिए हम सम फंक्शन के बारे में जानते हैं। आपने देखा A1 से लेके A10 तक नंबर्स डाटा टाइप किए हुए हैं। अब हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिसमें इनका टोटल चाहिए। यहाँ पे सम फंक्शन टाइप करेंगे तो हमने A11 में क्लिक किया है। यहाँ हम सम फॉर्मूला टाइप करेंगे और नंबर्स में हम डालेंगे A1 से लेके A10 तक, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे A1 से लेके A10 तक का टोटल सेल A11 के अंदर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल 2019? एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए Shift+11 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N। एक्सेल में नई वर्कबुक जोड़ने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+N। एक्सेल में नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+F11। चलिए हम नई वर्कशीट इंसर्ट करते हैं। एक्सेल में जब भी हम नई फाइल बनाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट के रूप में केवल एक ही वर्कशीट आती है, आगे प्लस का निशान दिया हुआ है। जैसे इस प्लस पे हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे नई वर्कशीट आ जाएगी। किसी भी शीट आइकन पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो भी नई वर्कशीट आ जाएगी। ऊपर मेन्यू बार के अंदर होम टैब में सेल्स भाग के अंदर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट शीट चुनेंगे तो भी नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, और कीबोर्ड से Shift+11 का प्रयोग करेंगे तो भी नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन किस टैब में होता है? डाटा टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, रिव्यू टैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शंस डाटा टैब में उपलब्ध होता है। चलिए हम डुप्लीकेट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। कॉलम बी के अंदर आइटम टाइप लिखा हुआ है, जिसके अंदर ऐसे कुछ आइटम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, हार्डवेयर हो गया, फिर प्लम्बिंग आ गया, फिर हार्डवेयर आ गया, फिर इलेक्ट्रिकल आ गया। हम चाहते हैं कि इनमें जो भी आइटम रिपीट हो रहा है यानी उसका डुप्लीकेट हो रहा है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से डुप्लीकेट हटाना है। ऊपर रिबन में डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, डाटा टूल्स के अंदर रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है
कि आपको किस में से डुप्लीकेट को उठाना है। अभी हमें केवल आइटम टाइप में से डुप्लीकेट को उठाना है। आप चाहो तो आइटम कोड में से भी डुप्लीकेट हटा सकते हो। तो अभी हम आइटम टाइप पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखा आपने जितने भी डुप्लीकेट आइटम थे वो सारे रिमूव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए रेखाएं और रिक्त स्थान में, ऑप्शन बी लेयर एंड प्लेन, ऑप्शन सी रो एंड कॉलम, ऑप्शन डी हाइट एंड विड्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सेल में डाटा हमेशा रो एंड कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए हम जानते हैं रो एंड कॉलम के बारे में। एक्सेल की शीट रो एंड कॉलम से बनी होती है और सबसे छोटी इकाई होती है सेल, और सेल का एड्रेस हमेशा कॉलम और रो से बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में चार्ट बिंदुओं का वास्तविक मूल्य क्या कहलाता है? ग्रिड लाइन, लीजेंड, डेटा लेबल, यूआरएल। एक्सेल चार्ट में बिंदुओं का वास्तविक मूल्य डेटा लेबल कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए डाटा लेबल के बारे में समझते हैं। हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसका चार्ट बनाना है, ऊपर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और चार्ट ग्रुप में से कोई भी एक चार्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से 2D कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर दिया। अब स्क्रीन पर सिलेक्टेड डाटा का चार्ट बन के आ जाएगा। ऊपर चार्ट डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे और एड चार्ट पे क्लिक करके नीचे डाटा लेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो जो भी डाटा इसके अंदर दिया हुआ है उसको आपको कहाँ दर्शाना है। जैसे सेंटर में दिखाना है, इनसाइड एंड में दिखाना है, या फिर आउटसाइड एंड में दिखाना है। इसमें अलग अलग पोजीशन पे आप डाटा लेबल को दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट उपयुक्त होता है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्केप्टर चार्ट, पाई चार्ट। एक्सेल में दो डाटाओं के बीच में संबंध दिखाने के लिए स्केप्टर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्केप्टर चार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पूरे स्तंभ यानी कॉलम को चुनने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू सिलेक्ट इंटर्ड कॉलम इन एक्सेल? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल 2019 में चार्ट की क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है? चार्ट शीर्षक, डेटा पॉइंट, लीजेंड, ग्रिड लाइन। एक्सेल 2019 में चार्ट की क्षैतिज रेखाएं ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल 2019? एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+1 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए हम देखते हैं एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का क्या कार्य होता है। उस सेल को सिलेक्ट करें जिसकी फॉर्मेटिंग बदलनी है, कीबोर्ड से कंट्रोल+1 प्रेस करें। अब स्क्रीन पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट्स, फॉन्ट, बॉर्डर, फील और अलाइनमेंट्स बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू इन एक्सेल? वी वाले टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, समान टेक्स्ट पहचानता है, संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढता है, उपरोक्त सभी। एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। VLOOKUP फंक्शन के बारे में अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, तो एक बार आप शॉर्ट वीडियो में जाके उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में ट्रांसपोज फॉर्मूले किसके लिए होते हैं? एक्सेल के अंदर ट्रांसपोज फॉर्मूले रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने के काम में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर ट्रांसपोज फॉर्मूले के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, उसको आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में किसी सेल के चारों ओर काली सीमा क्या दर्शाती है? सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल और सेल का पता। एक्सेल शीट में हम जिस सेल पे भी क्लिक करते हैं उसके चारों ओर एक ब्लैक लाइन दिखाई देती है, इसे सक्रिय सेल कहते हैं या फिर एक्टिव सेल भी आप कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में प्रिंटिंग के दौरान सभी पेजों पे रो एंड कॉलम दोहराने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, स्केल टू फिट, प्रिंट टाइटल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंट टाइटल। आइए हम एक प्रिंट टाइटल लगा के देखते हैं। ये हमारी टेबल कई पेजों में प्रिंट होके आएगी। हम चाहते हैं इसके हर पेज पे हेडिंग लग जाए। ऊपर रिबन में जाएं और पेज लेआउट टैब पे क्लिक करें। यहाँ पेज सेटअप ग्रुप में प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, रो टू रिपीट एट टॉप, ऊपर वाली पंक्ति हर पेज पर रिपीट होगी, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, बाईं तरफ वाले कॉलम हर पेज पर रिपीट होंगे। जैसे ही आप रो या कॉलम चुनकर ओके करेंगे, अब प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हेडिंग हर पेज पर रिपीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सबसे बड़ा मान ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए हम समझते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। एक टेबल बनी हुई है जिसमें प्रोडक्ट डिटेल दी हुई है और मंथ वाइज उसकी सेलिंग दी हुई है। हम चाहते हैं कि यूएसबी की सेल मैक्सिमम कितनी हुई है। जिस सेल में आपको मैक्स का फॉर्मूला लगाना है उस सेल में क्लिक करें
और फॉर्मूला टाइप करें इक्वल। यहाँ पे हम मैक्स फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, नंबर्स में देना है B3 से लेके G3 तक। इंटर प्रेस करें। अब आप देख पा रहे हैं कि जून महीने में USB 150 की सेलिंग हुई है। कीबोर्ड की देख सकते हैं, कीबोर्ड फरवरी महीने में 504 बिके हैं। इसी प्रकार आप मिनिमम का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किस लिए होता है? What is the use of Shift plus F3 in Excel 2019? सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हम शिफ्ट F3 के बारे में समझते हैं। हमें I3 के अंदर मैक्सिमम निकालना है। I3 पे क्लिक करें, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करें, इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब हमें जिस फंक्शन का प्रयोग करना है, जैसे सम निकालना है, काउंट करना है, उस फंक्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करें। नंबर के लिए उस सेल का रेफरेंस दे जिनमें नंबर टाइप किए हुए B3 से लेके G3 तक सेल रेफरेंस देते हैं और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इन सेलों का मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। किसी भी फंक्शन को सीधा इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में गोलसिक टूल का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज गोलसिक टूल्स यूज्ड फॉर इन एक्सेल? अंतिम परिणाम से ज्ञात मान निकालने के लिए, पिवोट टेबल बनाने के लिए, बूलियन ऑपरेशन के लिए, कस्टम फिल्टर लगाने के लिए। एक्सेल में गोलसिक का प्रयोग अंतिम परिणाम से ज्ञात मान निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर गोलसिक के बारे में अधिक जानना हो तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एबीएस फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज एबीएस फंक्शन यूज्ड फॉर इन एक्सेल? किसी संख्या का एब्सोल्यूट मान निकालने के लिए, अमूर्त मान है तो, वर्धित मान है तो यह फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी संख्या का एब्सोल्यूट मान निकालने हेतु एबीएस किसी संख्या के नियम अथवा पॉजिटिव मान को निकालता है। संख्या का एब्सोल्यूट मान बिना किसी प्लस अथवा माइनस के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल के फॉर्मूले में रेंज को अलग करने के लिए क्या प्रयोग होता है? सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप, कोलोन। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले में रेंज को अलग दिखाने के लिए हम कोलोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एक्सेल? ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी रो, ऑप्शन डी सेल। एक्सेल की एक शीट रो और कॉलम से बनी होती है और रो और कॉलम के कटाव को सेल कहा जाता है, इसलिए एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सूत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट कैन बी यूज टू क्रिएट फॉर्मूला इन एक्सेल? केवल वैल्यू, केवल संदर्भ, दोनों नहीं, वैल्यू और संदर्भ दोनों। एक्सेल में ऑप्शन डी वैल्यू और संदर्भ। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो वैल्यू और संदर्भ दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में 1000 से अधिक मान वाले सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए कौन सा फीचर है? ऑटो फिल्टर, कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, मर्ज सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारे पास एक डाटा है जिसमें ए कॉलम में आइटम का नाम है और बी कॉलम में उसका स्टॉक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जिस आइटम का स्टॉक 1000 से ज्यादा हो उस सेल के बैकग्राउंड में रेड कलर आ जाए, यानी वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो देखते हैं इसके स्टेप के बारे में। सभी नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर रिबन में होम टैब पे क्लिक करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन चुनेंगे, 1000 टाइप करेंगे और फील कलर में रेड चुनेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब जिन सेल का मान 1000 से अधिक है वो लाल रंग में हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक लेन का फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। लेन फंक्शन का प्रयोग ब्रैकेट्स के अंदर जो भी संख्या दी होती है उसको काउंट करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन ए। लेन फंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है। कॉलम ए में संख्या और कुछ टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, कॉलम बी में फॉर्मूला दिखाया गया है। इसको आप जैसे ही टाइप करके इंटरप्रेस करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। लेन फंक्शन सेल में लिखे हुए शब्दों की काउंटिंग करता है। आप चाहो तो सीधा सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो, जैसे A2 दिया हुआ है, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कोमा में उस संख्या या सेल को टाइप करोगे तो भी उसकी काउंटिंग कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिवोट टेबल का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ पिवोट टेबल इन एक्सेल? चित्र बनाने के लिए, बड़े डाटा का सारांश और विश्लेषण करने
के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, एक्सेल में बड़े डाटा का सारांश और विश्लेषण करने के लिए पिवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम एक पिवोट टेबल बनाते हैं। उस डाटा पे क्लिक करें जिसकी आपको पिवोट टेबल चाहिए। ऊपर इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप्स के अंदर पिवोट टेबल पे क्लिक करें, फ्रॉम डाटा रेंज चुनें और ओके पे क्लिक करें। आप देख पा रहे हैं नीचे नई शीट पे पिवोट टेबल ओपन हो गई। इनमें से जो फील्ड चाहिए उन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमने कंट्री पे भी कर दिया, प्रोडक्ट भी ले लिया और सेल्स भी ले लिया। अब हमें इनको किस बेस पे फिल्टर करवाना है, जैसे हमें कंट्री वाइज फिल्टर करवाना है तो कंट्री को ड्रॉप करके फिल्टर ऑप्शन में लेके आए। अब आप ऊपर देख पाएंगे कि हमें किस कंट्री का डाटा चाहिए। जैसे हमें चाहिए इंडिया का, तो इंडिया पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में टोटल लैपटॉप 50,000 के सेल हुए हैं और मोबाइल 30,000 के हुए हैं। ऐसे ही हम यूके के फिल्टर करके देख सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम प्रोडक्ट वाइज फिल्टर करें, तो हम फिल्टर में से कंट्री को तो रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट को फिल्टर ऑप्शन में लेके आएंगे। आपको लैपटॉप की सेल देखनी है तो लैपटॉप सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर टोटल लैपटॉप 50,000 की सेल हुई है, यूके में 40,000 की हुई है और यूएसए में लैपटॉप की सेल 45 की हुई है। टोटल लैपटॉप की सेल 1,35,000 रुपए की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में कुल कितने रो एंड कॉलम होते हैं? ऑप्शन ए 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक्सेल के अंदर रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक सेल में क्या क्या हो सकता है? व्हाट कैन ए सेल इन एक्सेल कंटेन? ऑप्शन ए नंबर, मुद्रा, विराम चिन्ह, ऑप्शन बी टेक्स्ट और संख्या, ऑप्शन सी फॉर्मूला और फंक्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक सेल के अंदर हम इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कई शीट्स को एक साथ चुनने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्ट, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी विंडो। एक्सेल में एक से अधिक शीट को चुनने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो हम एक से अधिक शीट को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक से अधिक सेल चुनने के लिए कंट्रोल को प्रेस करके रखें, उन शीट पे क्लिक करें जिन्हें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में फॉर्मेटिंग किस ग्रुप से की जाती है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी अलाइनमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सेल की फॉर्मेटिंग हम क्लिपबोर्ड से भी कर सकते हैं, फॉन्ट से भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को अलाइनमेंट और मर्ज करने के लिए कौन सा ग्रुप उपयोगी है? ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी अलाइनमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। टेक्स्ट को अलाइनमेंट और मर्ज करने के लिए अलाइनमेंट्स ग्रुप्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट और मर्ज ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ये ऑप्शन होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में होते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट लाइन सेल में टेक्स्ट को बाईं ओर लेके आता है। सेंट्रल लाइन टेक्स्ट को सेल के बीच में लेके आता है। राइट लाइन टेक्स्ट को दाईं ओर लाता है। टॉप लाइन टेक्स्ट को सेल के ऊपर दिखाता है टॉप में। मिडिल अलाइन टेक्स्ट को सेल के बीच में दिखाता है। बॉटम अलाइन टेक्स्ट को सेल में नीचे दिखाता है। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट को तिरछा या वर्टिकल दिखाया जाता है। रैप टेक्स्ट, अगर लाइन लंबी हो तो टेक्स्ट को उसी सेल में अगली लाइन पर ले जाता है। अब देखिए मर्ज ऑप्शन के बारे में। मर्ज एंड सेंटर कई सेल को मिलाकर टेक्स्ट को बीच में दिखाता है। मर्ज एक्रॉस चुनी की सेल को रो के हिसाब से मर्ज करता है। मर्ज सेल सिर्फ सेल को मर्ज करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में नहीं दिखाएगा। अनमर्ज सेल पहले से मर्ज की सेल को अनमर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रैप टेक्स्ट का उपयोग कब किया जाता है? टेक्स्ट को नई लाइन में एडजस्ट करने के लिए, सेल डिलीट करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, डाटा हाइड करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट को नई लाइन में एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या दिखाता है? करंट डेट एंड टाइम दोनों, करंट ईयर, इनमें से कोई नहीं। एक्सेल में नाउ फंक्शन के द्वारा हम करंट डेट एंड टाइम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेट एंड टाइम दोनों एक साथ चाहिए तो हम नाउ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर हमें आज की डेट चाहिए तो हम टुडे फंक्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में मीड फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द मीड फंक्शन यूज्ड फॉर इन एक्सेल? टेक्स्ट के बीच के कैरेक्टर को निकालने के लिए, स्टार्ट से निकालने के लिए, एंड से निकालने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सेल में मीड फंक्शन का प्रयोग टेक्स्ट के बीच में से कैरेक्टर निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पीएमटी फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द पीएमटी फंक्शन
यूज्ड फॉर इन एक्सेल? ऑप्शन ए पावर क्वेरी, ऑप्शन बी पिवोट टेबल, ऑप्शन सी प्रिंटिंग, ऑप्शन डी पेमेंट ईएमआई कैलकुलेशन। एक्सेल में पीएमटी फंक्शन फाइनेंस से संबंधित होता है। किसी भी लोन में ईएमआई की गणना करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पेमेंट ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए। इसके लिए चैनल पर एक विस्तार से शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, उसको आप एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डाटा फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई डाटा फिल्टर इन एक्सेल? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एफ। एक्सेल में किसी भी डाटा को फिल्टर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम इस टेबल में डाटा फिल्टर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे या फिर होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। या फिर आप डाटा टैब पे क्लिक कीजिए, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो भी फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते हैं कि डाटा को मंथ वाइज फिल्टर करें तो फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करें और नीचे किसी भी एक मंथ को चुनें और ओके पे क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हैं कि डाटा मंथ वाइज फिल्टर हो गया। हम चाह रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट वाइज फिल्टर करें। डाटा को प्रोडक्ट से फिल्टर करवाना तो फिल्टर आइकन पे क्लिक करें, किसी भी एक प्रोडक्ट को चुनें और ओके बटन पे क्लिक करें। ABCD में की जाती है और रो की पहचान 1 2 3 नंबर्स में की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट VMO, 2 का आउटपुट क्या होगा? एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन किसी भी संख्या के लेफ्ट अक्षर को खोजता है, लेकिन यहाँ पे साथ में 2 भी लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट के 2 अक्षर को खोजेगा। तो यहाँ पे VMO के लेफ्ट के 2 अक्षर हैं V और M। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी V और M। चलिए हम समझते हैं लेफ्ट फंक्शन के बारे में। कॉलम ए में जैसे VMO, विजय पब्लिकेशन, शिव कंप्यूटर, छोटा गुरु टेक्स्ट लिखा हुआ है। कॉलम बी में फॉर्मूले का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे ही फॉर्मूला टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है वह कहलाते हैं मिनी चार्ट, स्पार्क लाइन, डेटा बार, इन सेल चार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पार्क लाइन। स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कॉलम ए में प्रोडक्ट का नाम है, फिर जनवरी से लेकर जून तक इनकी सेलिंग दी हुई है कि किस महीने में कितनी सेलिंग हुई है। तो हम इसका एक स्पार्क लाइन के अंदर छोटा चार्ट बनाना चाहते हैं। जिन मानों का ट्रेंड यानी स्पार्क लाइन दिखानी है उसने चुने। ऊपर टेबल में इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, स्पार्क लाइन ग्रुप में जाएं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लाइन स्पार्क लाइन, कॉलम स्पार्क लाइन, विन लूज स्पार्क लाइन। इनमें से किसी भी एक को चुने। अब स्क्रीन पर क्रिएट स्पार्क लाइन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लोकेशन रेंज में उस सेल का एड्रेस दें जिसमें हमें स्पार्क लाइन बनानी है। डाटा रेंज में उस डाटा को चुने जिसकी आपको स्पार्क लाइन बनानी है। तो डाटा रेंज में हम चुन रहे हैं B2 से लेके G2 तक और ओके पे क्लिक करें। अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी अपना डाटा था उनका एक छोटा चार्ट सेल के अंदर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट कौन सा है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम इन MS एक्सेल? कंट्रोल S सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस Z अंडू एक स्टेप पीछे जाने के लिए। एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट होता है एल्ट प्लस इक्वल साइन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्क्रीन पर एक टेबल है जिसमें कॉलम ए में प्रोडक्ट का नाम है और कॉलम बी से लेकर डी तक हर मंथ की सेलिंग है। इनका हम ऑटो सम निकालते हैं। जिस रेंज का हम ऑटो सम करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एल्ट प्लस इक्वल साइन प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं सबका एक साथ ऑटो सम आ गया। अब यहाँ पे आप मंथ वाइज भी देख सकते हो और प्रोडक्ट वाइज भी टोटल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, ऑप्शन बी संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ऑप्शन सी सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, ऑप्शन बी कुल संख्याओं की गिनती करने के लिए। MS एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग संख्याओं का औसत निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संख्याओं का औसत निकालने के लिए। कॉलम ए में प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, कॉलम बी से लेके जी तक मंथ दिए गए हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग दी गई है। हम चाहते हैं कि इनकी सेलिंग का एवरेज निकालें तो हम कॉलम I2 में क्लिक करेंगे और फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल एवरेज, उस सेल का रेफरेंस देंगे जिनका एवरेज निकालना है और इंटर प्रेस करें। जनवरी से लेके जून तक
लैपटॉप का सेलिंग एवरेज 25 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी सेल की पूरी रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज यूज होता है? व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू सेलेक्ट इन इंटायर रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी एल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कीज प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट के लिए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। एक्सेल में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कॉलम A2 के अंदर विजय लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस विजय नाम को कॉलम K2 तक लेके आए। A2 से लेके K2 तक सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि A2 से लेके K2 तक सभी सेल के अंदर विजय फिल हो गया। इसे ऑटो फिल सीरीज कहा जाता है। अब हम इसी कार्य को दूसरे स्टेप से करते हैं। ऊपर होम टैब पे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप के अंदर फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट ऑप्शन चुनेंगे। सभी सेलों के अंदर ऑटो फिल हो जाएगा। अगर हम डाउन की तरफ ऑटो फिल करना चाहें तो उस सीरीज को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डाउन की तरफ ऑटो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में सेल पता का सही उदाहरण क्या है? व्हाट इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल 2019? ऑप्शन ए 1145 AZ, ऑप्शन बी AB 145, ऑप्शन सी A12 AB, ऑप्शन डी 11AZ12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सेल एड्रेस के अंदर पहले कॉलम का नाम आता है और उसके बाद में रो का नाम आता है। कॉलम हमेशा ABCD के रूप में होते हैं और रो हमेशा 1 2 3 के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।